हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन करंट अफेयर्स को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि हर तरह का करंट अफेयर जो है वो आप अपने दिमाग में बिठा सको। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 21 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। लेकिन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, ताकि हर तरह की वीडियो जब भी अपलोड होती है तो आप उसको असेस कर सको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन मेल शटलर, पहला इंडिया का मेल शटलर टू विन सिल्वर मेडल एट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो देखो क्वेश्चन में 2-3 चीजें छिपी हुई हैं। एक तो ये इंडियन मेल शटलर है, मतलब बैडमिंटन खेलते हैं। दूसरा, सिल्वर मेडल जीता है, ऐसे पहले इंडियन मेल हैं। इसका मतलब इससे पहले या तो किसी प्लेयर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया होगा या फिर गोल्ड मेडल पहले किसी ने जीता होगा। गोल्ड मेडल तो आज तक किसी ने नहीं जीता इस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन में। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल इससे पहले 2021 में 21 से पहले जो है वो आ चुके हैं। और अब हम बात करें सिल्वर मेडल, पहला जो मेल है वो जीतने वाला वो कौन है, किदाम्बी श्रीकांत। कहां से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। और एक बात और याद रखोगे कि ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है वो कहां पे हुई है, तो ये भी याद रख लो, स्पेन के अंदर हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किदाम्बी श्रीकांत का फोटो, जो कि इंडिया के पहले सिल्वर मेडलिस्ट बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में। कहां पे हुई है, स्पेन में, मैं पहले ही बता चुका हूं। और इंडिया के लक्ष्य सेन एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी साथ में जीता, मतलब एक सिल्वर मेडल आया, एक जो है वो हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आया है। और ये जब सिल्वर मेडल आया तो इसका मतलब गोल्ड जो है वो सिंगापुर के प्लेयर ने जहां पे जीता है, तो ये आप याद रख सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक खास बात छिपी हुई है कि सिंगापुर में मतलब सिंगापुर के लिए भी ये पहली बार हुआ है कि किसी मेंस प्लेयर ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप के अंदर। और श्रीकांत से पहले जो है वो ऐसे 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जैसे एक तो प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण जी के फादर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1983 में। और एक हमारे पास इससे पहले थे बी साई प्रानीत, इन्होंने भी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2019 में। लेकिन अब लक्ष्य सेन ऐसे हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने वाले एक ही हैं, किदाम्बी श्रीकांत। तो इसलिए इनका नाम जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में आपने एक बात और याद रखनी है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, वो है कोलालमपुर।
तो आपको पता होना चाहिए कि कुलालमपुर कहाँ पे है, मलेशिया में। तो ये सारी चीजें अगले क्वेश्चन के अंदर चलेंगे, ये सारी की सारी याद रखनी है। विच कंपनी अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 स्टील सेक्टर के अंदर। तो देखो इसमें अंडरलाइन किया हुआ है कि गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड है, मतलब उस कंपनी ने जो है वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत से इनिशिएटिव लिए, उसको इंप्लीमेंट किया, इसलिए अवार्ड उस कंपनी को मिल रहा है। और ये कंपनी वन एंड ओनली है हमारे पास, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। और ये अवार्ड उनको ऐसा नहीं कि पहली बार मिला है, तीसरी बार लगातार उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। और एक बात और याद रखनी है, ये अवार्ड उनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव को मतलब आप कह सकते हो सॉलिड वेस्ट मैनेज करने के लिए, और साथ में वाटर को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, प्लांटेशन एक्टिविटीज को और बढ़ाने के लिए ये अवार्ड मिला है। या आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि कार्बन को कम करने के लिए ये अवार्ड मिला है, या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। लेकिन इसी के साथ आपने याद रखना है कि गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जो अवार्ड है, ये एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, और 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये अवार्ड इसी तरह की एक्टिविटीज को और बढ़ाता है ताकि कंपनीज जो हैं वो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर सकें, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम कर सकें। लेकिन इसी के साथ एक चीज और बताऊंगा, आपने एक टाउन का नाम सुना होगा जिसका नाम है जमशेदपुर, बिल्कुल याद रखोगे, जमशेदपुर। जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस शहर का जो निर्माण है वो जमशेदजी टाटा ने किया था, इसलिए नाम क्या है, जमशेदपुर। और आप कह सकते हो 1919 में इस शहर को बसाया गया था, स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, लेकिन साथ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में याद कर लें कि इसके जो चेयरपर्सन है वो हैं सोमा मंडल। ये बिल्कुल याद रखना है नाम, क्योंकि सोमा मंडल जी ऐसी पहली वोमेन चेयरपर्सन है जो सेल की जो है वो आप कह सकते हो कि चेयरपर्सन बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोमा मंडल जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंस्क्राइब्ड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आप कह सकते हो कि ये यूनेस्को की एक लिस्ट होती है जिसमें हम उन चीज़ों को रखते हैं जो बहुत ही पुरानी है, या फिर कल्चरल बेसिस पे हमने उसको बचा के रखना है, तो इसलिए उनको नाम दिया जाता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। और लोगों के अंदर उसका बहुत ज़्यादा जो है वो महत्व है, और ये है दुर्गा पूजा इन कलकत्ता। तो आंसर याद रखोगे, आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो यूनेस्को की तरफ से एक कन्वेंशन हुई जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो बहुत ही पुरानी है और कल्चरल बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको बचा के रखेंगे ह्यूमैनिटी बेसिस पे। तो उन्होंने दुर्गा पूजा को इस बार शामिल किया है। दुर्गा पूजा से पहले भी अगर आप कहोगे तो हमारे पास दो रिसेंटली एडेड कौन कौन सी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स थी, वो थी एक कुंभ मेला, इसको भी ऐड किया गया क्योंकि लोगों का आप कह सकते हो बिलीफ बहुत ज़्यादा है कुंभ मेला के अंदर, रिलीजियस बिलीफ है, और एक योगा। तो इन दोनों को ऐड किया गया था। 2016 में योगा को किया गया था, कुंभ मेला को 2017 में किया गया था। तो अब इंडिया में टोटल अगर आप देखोगे ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी साइट्स जो है वो कितनी हो चुकी हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्स हो चुके हैं 14। इंडिया में कितने हो चुके हैं, 14। ये दुर्गा पूजा कलकत्ता के अंदर मिला के है। और दुर्गा पूजा सबको पता है कि कलकत्ता के अंदर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और ये इंडिया का रिच हेरिटेज, जो क्योंकि कलकत्ता आप कह सकते हो कि हमारा पुराना फ्रीडम स्ट्रगल का एरिया रहा है, हमारी कैपिटल रही है, तो वहीं से सारी चीज़ें जो है वो उत्पन्न हुई हैं। तो वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ पे जो पूजा की जाती है, तो वो एक आप कह सकते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो है वो सिंबल है। और खास करके जो वुमेनहुड, मतलब आप कह सकते हो कि जो माता की वहाँ पे पूजा की जाती है, तो वो और वुमेन एम्पावरमेंट को निर्देश देता है, मतलब आप कह सकते हो कि इसको और आगे बढ़ाता है। तो हर साल दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो है मनाया जाता है सितंबर अक्टूबर के महीने में, खास करके नवरात्रि में जो है वो इसको मनाया जाता है। और आप कह सकते हो कि दशमी के दिन जो है वो ये खत्म होता है। 10 दिन का ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, 9 नवरात्रि 9 दिन, और दशमी के दिन जो है वो इसको भी मनाया जाता है। तो लास्ट दिन दशमी के दिन इसको खत्म किया जाता है और बहुत धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसीलिए आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है, और पहले नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट में इसको कवर भी कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और याद रख सकते हो इसमें कि एक मतलब बहुत ही फेमस लाइक म्यूजिक का है कॉन्गोलीज। कॉन्गोलीज रूम्बा, रूम्बा सबने सुना होगा, एक म्यूजिकल जेनर है रूम्बा। तो उसको भी जो है वो शामिल किया गया इसके अंदर, मतलब आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का है ये म्यूजिकल जेनर, तो उसको भी जो है वो साथ में इसमें शामिल किया गया है।
और ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी क्यों बनाया जाता है? ये इसीलिए ताकि जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको बचा के रखा जा सके, उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि ये हमारा जो है वो कल्चर है, इसको हमने किसी ना किसी तरह से बचा के रखना है। और ये यूनेस्को की तरफ से ये लिस्ट डिक्लेयर की जाती है और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट ने डिक्लेयर किया है कि कृष्ण बलराम रथ यात्रा जो है वो स्टेट फेस्टिवल रहेगा आज से हमारा? और ये रिसेंटली डिक्लेयर किया है पंजाब ने। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो याद रखना है, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जो लॉर्ड कृष्ण मतलब जो भगवान कृष्ण हैं उनका बलराम रथ यात्रा जो है वो पूरी स्टेट का एज ए स्टेट फेस्टिवल हम मनाया करेंगे। मतलब उन्होंने 25वीं यात्रा 25th जो है कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा का जो है वो उद्घाटन भी किया और इसको स्टार्ट भी किया। और इवन इन्होंने कहा कि 2.51 मतलब ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए जो है वो हम दे रहे हैं ताकि एक एस्कॉन टेम्पल जो है वो बनाया जा सके। कहाँ पे? लुधियाना के अंदर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है किसकी? पंजाब की। तो ये भी मतलब चरणजीत सिंह चन्नी ने अनाउंसमेंट किया है। तो आप देख सकते हो चरणजीत सिंह चन्नी, और यहाँ पे भी उनका चेहरा देख सकते हो। और 25th रथ यात्रा है ये, और ये अब राष्ट्रीय उत्सव के नाम से राज्य उत्सव के नाम से जो है वो इसको जाना जाएगा। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको हम इस्कॉन कहते हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट यात्रा होगी लॉर्ड जगन्नाथ की। और क्योंकि इससे पहले सबसे बड़ी यात्रा जो जगन्नाथ यात्रा होती है वो होती है हमारे पास पुरी के अंदर, उड़ीसा के अंदर, लेकिन अब ये दूसरी सबसे बड़ी यात्रा के तौर पे जाना जाएगा। और पंजाब गवर्नमेंट आपको पता ही है कि एक भगवत गीता और एक रामायणा रिसर्च सेंटर जो है वो बना रही है। भगवत गीता रिसर्च सेंटर और एक रामायणा रिसर्च सेंटर बना रही है 20 एकड़ लैंड के ऊपर। कहाँ पे बना रही है? पटियाला के अंदर। ये भी आप याद रख सकते हो। पंजाब के चीफ मिनिस्टर में बता चुका हूँ चरणजीत सिंह चन्नी जी, और गवर्नर हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित जी, जो कि पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे लेकिन अब उनको शिफ्ट कर दिया गया है पंजाब में एज ए परमानेंट गवर्नर। और एक बात और याद रखोगे पंजाब के अंदर की 2022 में इलेक्शन है पंजाब में। पंजाब है, इसमें यूपी है, इसमें उत्तराखंड है, गोवा है इसमें, और इसमें साथ में मणिपुर है। ये 5 स्टेट्स में 2022 के अभी स्टार्टिंग में जो है वो इलेक्शन है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में आते हैं, इंडिया का रैंक क्या है 2021 की ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट के अंदर? मतलब कितनी कॉल्स जो हैं वो स्पैम कॉल्स होती हैं, कितने के एसएमएस जो हैं वो लाइक स्पैम जो हैं वो होते हैं जिसको आप नहीं सुनना चाहते या आपका टाइम वेस्ट करते हैं या किसी भी तरह से आपको धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो इस तरह से। और ये ट्रू कॉलर जो आप मेरे ख्याल से बहुत से लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते होंगे नंबर देखने के लिए कि कौन कॉल कर रहा है, तो उसके बेसिस पे वहाँ पे ये रिपोर्ट हुआ है और उसी के बेसिस पे लिस्ट तैयार की गई। और ये 5वीं लिस्ट है जो ट्रू कॉलर निकाल रहा है 2021 ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट। और इंडिया का स्थान 2020 में जो है वो 9th था, लेकिन अभी इंडिया का स्थान ऊपर आ चुका है, अभी 4th नंबर पे इंडिया। और अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे ज़्यादा कॉल्स जो आती हैं लाइक जो स्पैम कॉल्स होती हैं, जो फ्रॉड कॉल्स हो सकती हैं, वो सेल्स और टेली मार्केटिंग वाले होते हैं। लाइक क्रेडिट कार्ड बना लो, लाइक कुछ आप कह सकते हो ये चीज़ें आप खरीदना चाहते हो, रजिस्टर कर लो, तो ये सारी चीज़ें। तो 93% ऑलमोस्ट कॉल जो हैं वो सेल्स वालों की होती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो स्पैम कॉल्स को जो रिकॉर्ड किया है वो ब्राज़ील ने किया है। मतलब ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा ऐसी कॉल्स आती हैं। इंडिया का 4था स्थान है, इंडिया पहले 9th स्थान पे था, तो इंडिया 4th मोस्ट स्पैम कंट्री है अकॉर्डिंग टू द ट्रू कॉलर रिपोर्ट, ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट। और ब्राज़ील जो है वो पहले नंबर पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5th रिपोर्ट है, ट्रू कॉलर इसको पब्लिश करता है और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कितनी स्पैम और स्कैम कॉल जो हैं वो आती हैं और किस तरह से उसने हमें इफेक्ट किया है। टॉप किया है ब्राज़ील ने, चौथी बार ऐसा लगातार हुआ है कि ब्राज़ील जो है वो सबसे पहले नंबर है कि सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल जो है वो ब्राज़ील में रजिस्टर हुई हैं। दूसरे नंबर पे पेरू है, तीसरे पे यूक्रेन है। मतलब ये सारी कंट्रीज हैं, आप यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हो, ये एग्जैक्ट डाटा है ट्रू कॉलर का। तो ये ब्राज़ील पहले नंबर पे आप देख सकते हो, इंडिया जो है वो आप देख सकते हो चौथे नंबर पे, और यूएसए आप यहाँ पे देख सकते हो 20th स्थान पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अगले पे आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड? तो जो उत्तराखंड में जन्मा होगा, उत्तराखंड में पला बड़ा होगा, तो उसी को उत्तराखंड जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, और वो है हमारे पास ऋषभ पंत, बहुत ही फेमस क्रिकेटर, बहुत ही हैंडसम क्रिकेटर। और इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसका? उत्तराखंड का, ताकि एक तो स्पोर्ट्स को हम क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें स्टेट के अंदर, और साथ ही साथ जो है वो हेल्थ को लोगों के अंदर प्रमोट कर सकें, हेल्दी लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। रिसेंटली ऐसे ही आप देखोगे सलमान खान को भी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महाराष्ट्र वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, ताकि मास वैक्सीनेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड वैक्सीनेशन जो है वो लगवा सकें। और ऋषभ पंत का पूरा नाम है ऋषभ राजेंद्र पंत, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, आर पंत कहा जाता है इनको, ऋषभ राजेंद्र पंत।
24 साल के क्रिकेटर हैं मात्र, और रुड़की में पैदा हुए थे। और उत्तराखंड के बारे में याद कर लें, चीफ मिनिस्टर जो है पुष्कर सिंह धामी जी हैं। पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड में भी इलेक्शन है अभी, और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, याद रखोगे रिसेंटली चेंज किए गए थे, गुरमीत सिंह। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक बहुत फेमस बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत फेमस है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें से एक कौन सा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यहीं पे आपको मिलेगा इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस, आई थिंक 1936 में शायद डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ईयर में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद 1936 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए नेशनल पार्क। तो याद रखनी है जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट आते हैं, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा जो है वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है ताकि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज पहुंच सकें। मतलब आपको शहरों से जो है वो ट्राइबल एरियाज में एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर, सर्जन जो है वो भेजे जाएंगे ताकि हेल्थ सिस्टम जो है वो अच्छा हो सके। इसीलिए इस स्कीम का नाम क्या है? वायु स्वास्थ्य सेवा। और इसमें क्या होगा कि आपको हवा से, मतलब एयरपोर्ट का यूज़ करके, लाइक एयरप्लेन्स का यूज़ करके आपको जो है लाइक बेस्ट टू बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया कि यहाँ से ये बिजू पटनायक हमारा पास हॉस्पिटल है, और बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है वो एक बहुत ही ट्राइबल एरिया जिसको हम कहते हैं मलकानगिरी, वहाँ पे कुछ आप कह सकते हो कि डॉक्टर्स को भेजा गया, बहुत ही स्पेशलिस्ट सर्जन्स को भेजा गया ताकि वहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सके। इसलिए इसका नाम है वायु स्वास्थ्य सेवा। तो आप देख सकते हो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो भेजे जाएंगे रिमोट एरिया के अंदर, वो एयर सर्विस के थ्रू जो है वो भेजे जाएंगे, और वो लोगों को आप कह सकते हो उनका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि उनको बीमारी से मुक्त किया जा सके। और ये सारे ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में जो है पहले स्टार्ट की गई है, मतलब फर्स्ट फेज में पूरा किया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके सारी स्टेट को इसमें जो है वो ले लिया जाएगा। लेकिन इसकी खास बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा जो है पेशेंट से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये ओडिशा का एक आप कह सकते हो मोटो है या मिशन है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि फ्री हेल्थ केयर जो है वो हम सारे लोगों को प्रोवाइड करेंगे ओडिशा के अंदर। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो नवीन पटनायक जी ने स्टार्ट किया। आप नवीन पटनायक जी का यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और एक बात और, आंसर तो क्या होगा यहाँ पे? डी होगा, ओडिशा होगा। लेकिन ओडिशा के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। यहाँ भी आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और एक भीतरकनिका नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, भीतरकनिका और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने साथ लिया है ताकि वो उनके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो अपना अकाउंट वहां पे खोल सकें और इस बैंक की सुविधाएं जो हैं उसका लाभ उठा सकें। और ये बैंक है हमारे पास इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप देख सकते हो स्मॉल फाइनेंस बैंक को महाराष्ट्र सरकार ने जो है वो अपना बैंकिंग पार्टनर बनाया है ताकि जो स्टेट की एम्प्लॉयज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उनका बैंकिंग पार्टनर जो है ये बैंक रह सके और उनकी सुविधाओं का लाभ उठा सके। तो इससे क्या होगा? जो सैलरीज होंगी वो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो भी अकाउंट्स होंगे एम्प्लॉयज के, तो उनको सैलरीज देंगे, ये प्रोवाइड करेंगे। और इवन जो पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिल रही है वो भी ये प्रोवाइड करेंगे और वो अपना खाता इस बैंक में खुलवा सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि वो अपना सैलरी अकाउंट और पेंशन अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हैं। 58 ब्रांचेज हैं पूरे महाराष्ट्र में, तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इवन पैसे को निकालना है, फंड्स, लोन लेना है, तो आप इस बैंक की मदद जो है वो ले सकते हैं। तो ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार के पास बंधन बैंक है, आप कह सकते हो करूर वैश्य बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, ये भी इम्पेनल्ड बैंक है, मतलब ये भी महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत जो है वो एम्प्लॉयज को अलग अलग सैलरी अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखना है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक कब बनाया गया था? 2016 में इसको बनाया गया था। इसके एमडी और सीईओ वासुदेवन है, वासुदेवन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है और टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग, इट्स फन बैंकिंग। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट आप इकट्ठा करते हो उसको रीयूज किया जा सके, और ये ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो एक एमओयू साइन हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में और साथ में नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बीच में, ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया जाता है एनसीसी कैडेट्स की तरफ से वो जो है वो दोबारा से रीयूज किया जा सके। और नहाई ने कहा है कि हम जब रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें भी जो है वो हमें प्लास्टिक मिलता है, हम उसको दोबारा से रीयूज किया करेंगे।
तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो प्लास्टिक वेस्ट जो भी एनसीसी कैडेट्स के द्वारा इकट्ठा किया जाता है अंडर पुनीत सागर अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है जो एनसीसी की तरफ से चलाया गया था, और भी क्लीननेस इनिशिएटिव जो कि पूरी कंट्री में चलाए जा रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान नहाई जो चला रहा है, तो उसके अंतर्गत जो है वो जितना भी प्लास्टिक इनको मिलेगा उसको रीयूज करने की कोशिश की जाएगी ताकि इन्वायरमेंट साफ हो सके। लेकिन आप इसमें पुनीत सागर अभियान के बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हो। पुनीत सागर अभियान जो है वो 1 दिसंबर को स्टार्ट किया गया 2021 में, और ये 1 महीने का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जो है वो आप कह सकते हो कि अलग अलग क्लीनिनेस ड्राइव चलाई जाएंगी जिसमें एनवायरनमेंट को साफ किया जाएगा, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बीच हैं उनको जो है वो क्या किया जाएगा, उनका जो लाइक किनारा है उसको हम बिल्कुल साफ कर देंगे और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि आपने बीच को साफ रखना है। तो ये मतलब प्लास्टिक जो है वो यहाँ पे खत्म कर देना है, तो इसके थ्रू जो है वो लोगों में अवेयरनेस जो है वो प्रदान करेंगे, लेकिन 1 महीने का ही प्रोग्राम है ये, तो याद रख सकते हो। और नहाई के बारे में याद रखोगे, एनएचएआई के चेयरपर्सन कौन है? अलका उपाध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है अलका उपाध्याय, इसी साल इनको अपॉइंट किया गया है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एडलवीज जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ताकि वो डिजिटल मोटर इंश्योरेंस जो है वो बेच सके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको स्लाइड से भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? फोन पे होगा, तो सी आंसर होगा। तो एडलवीज जनरल इंश्योरेंस, सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिजिटल इंश्योरेंस, चाहे वो मोटर व्हीकल, चाहे पर्सनल मोटर व्हीकल है आपका, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, तो वो आप जो है वो फोन पे परचेज कर सकते हो। लेकिन वो प्रदान कौन करेगा? एडलवीज जनरल इंश्योरेंस प्रदान करेगा। तो ये फोन पे का लक्ष्य है कि एक स्टॉप डेस्टिनेशन जो है वो बन सके हमारा प्लेटफॉर्म, फोन पे प्लेटफॉर्म, ताकि हर तरह का इंश्योरेंस जो है वो आपको वहां पे मिल सके। बहुत ही सिंपल। लेकिन फोन पे के बारे में याद रखना, इनके सीईओ कौन है? समीर निगम है। याद रखोगे, सोनू निगम के साथ कंपेयर नहीं करना, समीर निगम, लेकिन सोनू निगम से याद जरूर रख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। गोवा लिबरेशन डे जो है वो मनाया गया 19 दिसंबर को, गोवा लिबरेशन डे मनाया गया। गोवा आजाद हुआ, गोवा जो है वो अलग हुआ। तो कौन से ईयर में गोवा जो है वो लिबरेट हुआ था? तो आंसर बहुत सिंपल है, याद रखना है, स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आंसर बी होगा। 19 दिसंबर को पोर्तुगीज मतलब पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करवाया गया, और गोवा को हमने कैप्चर कर लिया 19 दिसंबर 1961 में, और 450 साल का आप कह सकते हो रूल रहा है पोर्तुगीज का इसके ऊपर, तो उसको हमने छुड़वाया है। इवन गोवा भी और साथ में दमन एंड दीव भी जो है वो 19 दिसंबर को अपना लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि 1961 में गोवा एक ऐसी लास्ट स्टेट थी जो कि यूरोपियन पावर से आज़ाद करवाई गई, क्योंकि फ्रांस वाली पुडुचेरी हमें पहले मिल चुका था, सिर्फ एक ही एरिया रह चुका था, वो गोवा था, और दमन एंड दीव था। ये दोनों हमें मिल गए और पूरा का पूरा यूरोपियन पावर का कंट्रोल जो है वो इंडिया से हमने खत्म कर दिया 1961 में, और हम पूरी तरह से यूरोपियन रूल से आज़ाद हो गए। और नरेंद्र मोदी जी ने इस मौके पे 650 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया है जो कि गोवा की डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ गोवा में इलेक्शंस भी हैं 2022 में, तो उसके अंतर्गत ये बहुत जरूरी है कि वहां पे कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जा सकें। और गोवा गवर्नमेंट के बारे में एक बात और याद रखोगे कि 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट करने वाली गोवा जो है वो स्टेट है। याद रखना है, 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन करने वाली स्टेट जो है अपनी एलिजिबल पॉपुलेशन की गोवा ऑलरेडी कर चुका है। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं, प्रमोद सावंत। गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लाई हैं। और नेशनल पार्क यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही फेमस मौलम नेशनल पार्क, और एक यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क है जिसको कहते हैं यहाँ पे बौंदला जूलॉजिकल पार्क, बौंदला, BONDLA, बौंदला जूलॉजिकल पार्क। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसका उद्घाटन किया। इसमें अलग अलग स्टेट्स के जो मेयर हैं वो वहाँ पे शामिल हुए, और 120 मेयर जो हैं वो अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए, और उन्होंने इस ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लिया ताकि किस तरह से हम अपने शहर को और बेहतर बना सकते हैं उसके लिए की गई। लेकिन स्पेशली ये एक जगह के लिए थी, और वो कौन सी थी? वाराणसी। और इसको कैसे याद रखना है? वाराणसी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसको काशी जी के नाम से भी जाना जाता है, बार बार आप सुनते हो न्यूज़ पे काशी, तो इसलिए याद रखोगे वाराणसी ही है वो। तो मतलब वाराणसी में एक दीनदयाल उपाध्याय ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे ये ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इसका थीम जो है वो न्यू अर्बन इंडिया था, और इसका मेन मकसद था कि पूरी कंट्री के अंदर वाराणसी को डेवलप करना है हमने, और वाराणसी के रोड मैप के थ्रू हमने बाकी जो म्यूनसिपैलिटीज हैं उनको भी हमने डेवलप करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे स्लाइड से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट चिले के कौन बने हैं? चाइल्ड कह सकते हो, चिले कह सकते हो, साउथ अमेरिका के कंट्री है, और इसके बने हैं यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट, सिर्फ आप कह सकते हो 35 साल के हैं ये। इनका नाम है गैब्रियल बोरिक।
गैब्रियल बोरिक 35 साल के हैं और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं, यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट चिले के। और ये अपना ऑफिस जो है वो मार्च 2022 में जो है वो एज्यूम करेंगे, मतलब अपना जो पद है वो संभालेंगे मार्च 2022 में। और चिले की जो कैपिटल है वो याद रख सकते हो, सेंटियागो, सेंटियागो। और यहाँ की जो करेंसी है वो है पेसो। और कार्ल नेहमर ये रिसेंटली चांसलर बने हैं दोस्तों ऑस्ट्रिया के, ये भी याद रख सकते हो। और ओलेफ शोल्स ये बने हैं चांसलर्स जर्मनी के, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैब्रियल बोरिक जो कि 35 साल के और यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने हैं चिले के। नेक्स्ट 50th विक्ट्री डे, यहां से आपको याद हो जाना चाहिए 50th विक्ट्री डे इस साल कौन मना रहा है? बांग्लादेश मना रहा है दोस्तों। रामनाथ कोविंद जी वहां पे उन्होंने शिरकत की। और आप कह सकते हो कि ये उनके जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद जी, उनके कहने पे ये वहां पे गए हैं। अब्दुल हामिद जी उनके कहने पे ये वहां पे गए और 3 दिन बांग्लादेश में रुके। उन्होंने वहां का जो विजय दिवस है उसको सेलिब्रेट किया, विक्ट्री डे को सेलिब्रेट किया। लेकिन एक बहुत ही खास बात रही कि फॉरेन कंट्रीज में से सिर्फ एक ही डिग्नेटरी को इनवाइट किया गया था और वो थे हमारे रामनाथ कोविंद जी। ये दर्शाता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा है। और आप कह सकते हो कि 16 दिसंबर को इस विक्ट्री डे को दोनों कंट्री सेलिब्रेट करती हैं। उसका एक खास मकसद है कि 16 दिसंबर को जो है वो हमने लाइक 1971 की इंडो पाक वॉर के अंदर जो है वो जीत हासिल की थी और उसमें एक नया कंट्री उत्पन्न हुआ जिसका नाम बना बांग्लादेश, जिसको पहले हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जानते थे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अगला है इंडियन नेवी का सेकंड इंडिजिनियस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो है उसका सी ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसका नाम है मार्मेगांव। मार्मेगांव एक पोर्ट भी है दोस्तों गोवा का, बहुत ही मेजर पोर्ट है गोवा का। यहाँ से हम आयरन को जो है वो और देशों में बेचते हैं, कच्चे लोहे को भेजा जाता है यहाँ से। और मार्मेगांव इस आप कह सकते हो कि इंडियन नेवी का इंडिजिनियस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का नाम भी है। और एक बहुत ही खास बात है कि इसको ट्रायल खत्म होने के बाद 2022 के मिड में जो है वो इसको कमीशन कर लिया जाएगा, मतलब इसको अपना काम जो है वो दे दिया जाएगा। इसको बनाया है मैजेगॉन, इसको बनाया है मैजेगॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और रिसेंटली आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस वेला, इन दोनों को जो है वो कमीशन कर लिया गया है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन स्लाइड से याद रख सकते हो, पिक्चर से इसको याद रखना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है कि इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग जो कि तीसरा डायलॉग है, इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? इसमें पार्टिसिपेट किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। तो इंडिया और सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनमें संबंध अच्छे हो सके, उसमें हम ट्रेड को बढ़ा सकें, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ा सकें, कल्चरल जो इंटीग्रेशन है वो कर सकें, आपस में कल्चर जो है वो डेवलप कर सकें, उसके लिए ये थर्ड मीटिंग हुई इंडो सेंट्रल एशिया डायलॉग के अंदर। और इंडिया तो है ही, सेंट्रल एशिया के अंदर अगर आप देखोगे कंट्रीज आ जाएंगी कजाकिस्तान, एक हमारे पास आ जाएगी किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, एक आ जाएगी तजिकिस्तान, एक आ जाएगी तुर्कमेनिस्तान, एक है उज्बेकिस्तान। तो इसके साथ इंडिया, तो इसका मतलब ये 6 की 6 जो कंट्रीज हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में बात की और अपने संबंधों को और मजबूत यहाँ पे किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड मीटिंग ऑफ द इंडो सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड। तो इंडिया देख सकते हो, ये है हमारे पास सेंट्रल एशिया, इन 5 कंट्रीज का ग्रुप। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है? जो हमारा आप कह सकते हो कि सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, ताकि रूरल नेटवर्क में ये इंश्योरेंस जो है वो लोगों तक प्रोवाइड कर सकें। तो आपको पता है कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो सरकार के बने हुए हैं 2006 से, मतलब ये कॉमन सर्विस सेंटर का सिस्टम जो है वो चल रहा है। इसके सीईओ आप याद रख सकते हो कौन है? दिनेश कुमार त्यागी जी, दिनेश कुमार त्यागी जी ये सीईओ हैं ये कॉमन सर्विस सेंटर की। कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू सरकार की सुविधाएं जो हैं वो रूरल एरिया में पहुंचाई जाती हैं डिजिटल माध्यम के थ्रू। तो अब उसका यूज करके ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लाइक ये कॉमन सर्विस सेंटर की तर्ज पे या उनकी सहायता लेके जो है वो ये इंश्योरेंस जो है वो लोगों को बेचेंगी। और ये है हमारे पास लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। बहुत ही सिंपल है, चाहे वो आप कोई मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, जनरल इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, तो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस की सुविधाएं जो है वो आप ले सकते हो। कॉमन सर्विस सेंटर पे आपने जाना है, वहां से ये सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस पार्टनर विद कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया टू एक्सपैंड रूरल रीच। डीआरडीओ ने फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन किया है कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम का। मतलब ये देखो, ये है ड्रोन, आप यहाँ पे देख सकते हो पैराशूट के साथ बांधा हुआ है। ड्रोन भी नहीं कह सकते, एक तरह से एक नेविगेशन सिस्टम है ये। ऊपर पैराशूट जो है वो काम करेगा और नीचे जो है वो आप जो भी सामान आपने पहुंचाना है वो आप बांध सकते हो। तो ये 500 केजी का पेलोड है, तो उसको डिलीवर करने के लिए एक नेविगेशन जीपीएस के थ्रू सेट कर दिया और ये वहां पे जाके ये पहुंचाएगा। तो इसको हम कहते हैं कैड सिस्टम।
मतलब कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम। और ये डीआरडीओ ने टेस्ट किया है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट आप देख रहे हो कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है वो बैंकिंग पार्टनर बन गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑलरेडी कर चुके हैं। डीआरडीओ ने फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन किया है कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम का, हम अभी करके हटे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट एक 100 लॉ 2021 रिपोर्ट है, जिसमें लैंड और वाटर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि रिसोर्सेज बहुत ही जल्दी ये लैंड वाटर के खत्म हो रहे हैं, तो हमें इसको किसी न किसी तरह से बचाना होगा। तो चाहे वो सॉइल है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो वाटर है, ये रिसोर्सेज बहुत ही कम होते जा रहे हैं और ग्लोबल पॉपुलेशन को फीड करना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी 2050 तक हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसको फीड करना मुश्किल हो जाएगा अगर ये तीनों रिसोर्सेज हमारे पास खत्म होते जाएंगे। और इस 100 लॉ रिपोर्ट को जो तैयार किया गया है वो बेसिकली तैयार किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? रोम के अंदर। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट, नागालैंड ने 3 नई डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट किया है। एक का नाम है सीमिन्यू, एक का है नुईलैंड, एक का है चुमू कैदिमा। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स बन चुकी हैं। और अब कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई है नागालैंड में? 15 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं। तो नागालैंड के जो स्टूडेंट है बिल्कुल इस न्यूज़ को ध्यान से पढ़ना है, कौन कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये पढ़ लें। और 15 डिस्ट्रिक्ट्स अब नागालैंड में हो चुकी हैं। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो निफ्यू रियो, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी वैसे तो असम के गवर्नर हैं, लेकिन रिसेंट चार्ज दिया गया है, नागालैंड का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, क्योंकि नागालैंड के जो आर.एन. रवि थे वो बन गया तमिलनाडु के गवर्नर। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर को जो है वो मनाया गया। इसका मेन मकसद दोस्तों यही है कि जो लोग इकट्ठे होके, चाहे वो सोशल बेसिस पे हो, चाहे पॉलिटिकल बेसिस पे हो, इकट्ठे होके हम किस तरह से जो है मजबूत एक संगठन बना सकते हैं जो कि सोसाइटी को बेनिफिट कर सकता है, ताकि हम एक दूसरे के साथ सारी चीजें शेयर करके जो है वो प्रॉब्लम को बांट सकें और साथ में खुशियों को सेलिब्रेट भी कर सकें। और इसीलिए ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मतलब लोगों की क्षमता, लोगों का इकट्ठ जो है वहीं जो है वो आगे जाके जो है वो देश को आगे बढ़ा सकता है। ट्रू कॉलर की रिपोर्ट, 5th रिपोर्ट, जिसमें इंडिया 4th मोस्ट स्पैम्ड कंट्री है, ब्राजील जो है वो टॉप पे, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। 19-20 का जो हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे था वो क्या था कि पीआईओ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के संदर्भ में जो है वो क्या है। तो बहुत ही सिंपल था कि जितने भी लाइक पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उसके या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं सरकार के, तो वहां पे एक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला लोगों को एक पीआईओ डेजिग्नेट करना ही पड़ेगा, एक लगाना ही पड़ेगा, इसलिए उसको नाम दिया गया पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और आरटी एक्ट 2005 में शुरुआत की गई थी। तमिलनाडु ऐसी पहली स्टेट थी जिसने इसको शुरुआत किया था, इसको स्टार्ट किया था 2005 में, इसको स्टार्ट किया गया। और 10 रुपये मात्र इसकी फीस है अगर आपने आरटीए डालनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप सरकार से पूछ सकते हो और 30 दिन के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन बतानी सरकार के लिए जरूरी है। तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इसीलिए तैनात किए जाते हैं ताकि उस ऑफिस में उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा सके। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, कौन सी कमेटी बनाई गई टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द पे स्केल रिवीजन ऑफ द पीएसयू एम्प्लॉइज, ताकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो एम्प्लॉइज हैं तो उनके पे स्केल रिवीजन में क्या रिकमेंडेशन वो कमेटी देगी। तो उसके लिए उस कमेटी का नाम आपने बताना है कि कौन सी कमेटी है वो जो ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगी। तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको वीडियो जो है वो ऑन टाइम मिल सके, आपको पता लग सके, और बेल बटन को भी प्रेस कर दे, इससे आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएगा। और आपने एक बात याद रखनी है कि 11 बजे इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं वो वीडियो को देख पाएंगे, और 12 बजे जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी माध्यम की वीडियो भी जो अपलोड हो जाए। तो लगभग 11 बजे और लगभग 12 बजे जो है वो आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, सुबह 11 बजे और ये दोपहर को 12 बजे, 1 घंटे के बाद। तो अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सहयोग करते रहें। और दोस्तों एक बात और, कि आपने हमेशा जो है वो मुस्कुराते रहना है, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, और हमेशा माफ़ करने की शक्ति अपने मन के अंदर रखना है, क्योंकि माफ़ करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।